बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को भी समझा। और आज हम लोग बात करेंगे कोलाइड के बारे में। देखिए बच्चों, कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड एक प्रकार के विलयन होते हैं। और देखिए, इन कोलाइड विलयनों को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि वास्तव में विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विलयन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा है निलंबन, तीसरा है कोलाइडी विलयन। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन। और देखिए, जो वास्तविक विलयन होते हैं वो समांगी विलयन होते हैं या समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। और जो निलंबन और कोलाइडी विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। और देखिए बच्चों, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। भाई, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें कि क्या होता है, संगठन और गुण हर जगह क्या होता है, समान होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इनमें संगठन और गुण हर जगह समान नहीं होता है। तो आगे देखिए, इन तीनों प्रकार के विलयनों में विभेद इनमें उपस्थित विलेय के कणों के आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देना कि जो विलेय के कण हैं उनके आधार पर इनमें हम विभेद कर सकते हैं। किस किस में? वास्तविक विलयन में, निलंबन में और कोलाइडी विलयन में। तो देखिए आगे, देखिए वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। देखिए बच्चों, ध्यान रखना कि 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। 1 nm से भी कम होता है कणों का आकार। किसमें? वास्तविक विलयन में, ठीक है। आगे देखिए, निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और देखिए, अगर हम लोग निलंबन की बात करें तो उसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। ये कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, कोलाइडी विलयन। देखिए, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होता है। तो देखिए बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो कोलाइडी विलयन की जो अवस्था होती है वो वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। यानी इनमें जो कणों का आकार होता है वो वास्तविक विलयन के कणों के आकार से तो अधिक होता है, जबकि निलंबन के कणों के आकार की तुलना में क्या होते हैं, इनके कणों के आकार छोटे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र होता है। इनमें विलायक को परिक्षेपण माध्यम तथा विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें विलायक को तो कहा जाता है परिक्षेपण माध्यम और विलेय को कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे कोलाइडों का वर्गीकरण। तो देखिए, कोलाइडों को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए कोलाइडों का वर्गीकरण देखिए। पहला आधार देखिए, पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और देखिए, तीसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। तो देखिए बच्चों, इन तीनों आधार पे हम लोग कोलाइडों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, पहला देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखिए बच्चों, इस आधार पर कि परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस है, 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र संभव है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देना कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, द्रव है या गैस है, इसके आधार पर हमारे कितने प्रकार के कोलाइडी तंत्र माने गए हैं? 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र माने गए हैं। और देखिए बच्चों, जो गैस गैस विलयन होता है, यानी कहने का मतलब है जब एक गैस दूसरी गैस में घुलकर जो विलयन बनाती है उसे कोलाइडी विलयन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र होते हैं। तो देखिए आगे, देखिए इस सारणी से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान देना, भाई यहाँ पे तो आपको बताया हुआ है परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में। भाई परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था दी हुई है। इस वाली में देखिए आपको दिया हुआ है परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉलम में तो है परिक्षिप्त प्रावस्था और सेकंड कॉलम में दिया हुआ है परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, ठीक है। और इनके आधार पर कोलाइड का प्रकार, किस प्रकार का कोलाइड है वो दिया हुआ है और यहाँ दिए हुए हैं उदाहरण।
और देखिए बच्चों, इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछ लिया जाता है किसी भी कोलाइड के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस अवस्था में है, तो देखिए कोलाइड क्या होगा, ठोस सोल होगा। और उदाहरण क्या है, कुछ रंगीन कांच एवं रत्न प्रस्तर। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। आगे देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, इसे कहते हैं सॉल। इस प्रकार के कोलाइड को सॉल बोलते हैं। और उदाहरण देखिए, प्रलेप, पेंट और कोशिका तरल, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण। आगे देखिए बच्चों, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, इसे कहा जाता है एरोसोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि बताइए एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम गैस होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, धुआं है, धूल है, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण। आगे देखो, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, इसे कहा जाता है जेल। इस प्रकार के कोलाइड को जेल बोलते हैं। और उदाहरण देखिए, पनीर, जेली। और इसी प्रकार से देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, तो कोलाइड क्या होगा, इमल्शन यानी पायस। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव है, तो ऐसे कोलाइड इमल्शन कहलाते हैं, पायस कहलाते हैं। और उदाहरण देखिए, दूध है, बालों की क्रीम है, मक्खन है, ये इसके क्या है, उदाहरण है। और देखिए इस इमल्शन के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, इसे भी एरोसोल कहा जाता है। और उदाहरण है धुंध, कोहरा, बादल और हमारा जो कीटनाशक स्प्रे, ये इसके क्या है, उदाहरण। आगे देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, इसे कहा जाता है ठोस सॉल। और उदाहरण देखिए, प्यूमिस, पत्थर, फोम, रबर, ये इसके क्या हो गए बच्चों, उदाहरण हो गए। आगे देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, इसे कहा जाता है फोम। इस प्रकार के कोलाइड को फोम कहा जाता है। और उदाहरण देखिए, फैन, फेंटी गई क्रीम और साबुन के झाग। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये पूरे 8 प्रकार के क्या होते हैं, कोलाइड सिस्टम होते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण भी आपको समझ में आए होंगे। चलें आगे, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा वर्गीकरण देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। यानी अब हम जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस आधार पर कोलाइडों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए, इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं हमारे कोलाइड। पहले होते हैं द्रव स्नेही, जिन्हें द्रव रागी भी कहा जाता है। देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड। दूसरे होते हैं द्रव विरागी कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, अब हम इन दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे पहला देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड। तो देखिए, जिन कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य तीव्र स्नेह होता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रवरागी कोलाइड क्या होते हैं, जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य तीव्र स्नेह होता है। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रावस्था में मिलाकर सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए, इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन होते हैं, उन्हें सीधा ही परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये स्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्थायी। आगे देखिए, इनका शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता है। देखिए बच्चों, ध्यान देना, इनका शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता है। इन्हें स्कंदित करने के लिए या तो इन्हें गर्म किया जाता है अथवा कोई वैद्युत अपघट्य इनमें मिलाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
ये उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात स्कंदित होने के बाद वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके उसे वितरण माध्यम में घोलने से इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है ये उत्क्रमणीय होते हैं, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए उदाहरण देखिए, स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, रबर है, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक है, तो आपको ये द्रव रागी कोलाइड समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग द्रव विरागी कोलाइड की। दूसरे प्रकार के हैं द्रव विरागी कोलाइड, या इन्हें द्रव विरोधी कोलाइड भी कहा जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण ना हो या स्नेह ना हो तो ऐसे कोलाइड को द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। तो देखिए बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, द्रव विरोधी या द्रव विरागी, यानी जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता या किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं होता है। आगे देखिए, इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम को सीधे मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी इस प्रकार के जो हमारे कोलाइड होते हैं उन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को सीधा मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है, इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मुझे ध्यान देना कि अगर इन्हें बनाना है तो क्या होता है, विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, ये स्थायी नहीं होते हैं। भाई जो हमारे द्रव विरागी कोलाइड होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। इन्हें वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। देखिए इनका स्कंदन आसानी से किया जा सकता है। कैसे, इनमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है। चलिए आगे देखिए, एक बार स्कंदित होने के बाद परिक्षेपण माध्यम मिलाने से ये पुनः कोलाइड नहीं बनाते, अतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। देखिए बच्चों कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। इनके परिरक्षण के लिए स्थायी कारक आवश्यक होते हैं। तो देखिए ये अनुत्क्रमणीय तो होते ही है, साथ ही साथ इनके परिरक्षण के लिए स्थायी कारक काम में लिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, धातुएं हैं तथा उनके सल्फाइडों के सॉल, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो देखिए बच्चों ये आप लोगों को द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड समझ में आए होंगे। और देखिए बच्चों कभी कभी यहाँ पे इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है, या तो कभी अलग अलग इनके बारे में पूछ लिया जाता है या कभी कभी इन दोनों प्रकार के कोलाइडों के मध्य अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान से इन्हें पढ़िए। चलिए आगे देखिए, अब देखिए तीसरा, देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। देखिए बच्चों तीसरा वर्गीकरण देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उन कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण देखिए। देखिए इस आधार पर कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं। यानी इस आधार पर कोलाइड विलयनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला देखिए बहुआण्विक कोलाइड, दूसरा है वृहद आणविक कोलाइड और तीसरा है सहचारी कोलाइड जिन्हें कहते हैं मिसेल। तो देखिए बच्चों अब हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, पहला देखिए बहुआण्विक कोलाइड। देखिए बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं, देखिए ये कोलाइड पदार्थ के परमाणुओं या छोटे अणुओं के झुंड या समूह के रूप में होते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जो बहुआण्विक कोलाइड है ये पदार्थ के परमाणुओं या छोटे अणुओं के झुंड या समूह के रूप में होते हैं। इनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। और देखिए आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इन समूहों में परमाणु अथवा अणु परस्पर वॉन्डरवॉल्स बलों द्वारा बंधे रहते हैं। और देखिए ध्यान देने वाली बात है भाई, इनमें क्या होता है, जो परमाणु और अणु होते हैं वो आपस में वॉन्डरवॉल बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, आगे देखो उदाहरण देखिए, गोल्ड सॉल में कोलाइडी कण गोल्ड परमाणुओं का समूह होता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो गया, गोल्ड सॉल। ठीक है, अगर हम गोल्ड सॉल की बात करें तो इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो गोल्ड के परमाणुओं के क्या होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है, चलिए आगे, वृहद आणविक कोलाइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं, इन विलयनों में
कोलाइडी कणों के रूप में बड़े बड़े वृहद अणु होते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के कोलाइडों में क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं उनके रूप में बड़े बड़े वृहद अणु होते हैं। बड़ा आकार होने के कारण ये अणु ही कोलाइडी कण के परिमाप यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के हो जाते हैं और विलायकों में वितरित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये विलयन अधिक स्थायी होते हैं, इनमें शुद्ध अणुओं का परिक्षेपण होता है, अतः ये यथार्थ विलयन के समान होते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इनमें क्या होता है, शुद्ध अणुओं का परिक्षेपण होता है, यानी ये यथार्थ विलयन के समान होते हैं। और उदाहरण देखिए, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण। चलिए आगे देखिए, अब देखिए अगला है सहचारी कोलाइड। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहचारी कोलाइड, देखिए कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं और इन्हें ही कहा जाता है सहचारी कोलाइड। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिएगा, भाई कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जो कि कम सांद्रता पर तो सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रताओं पर ये कणों का पुंज बना लेते हैं और इसके कारण ही कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। और देखिए, ऐसे कोलाइड संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो सहचारी कोलाइड है इन्हें संगुणित कोलाइड भी कहते हैं। तो आगे देखिए, उदाहरण देखिए, साबुन, इसका उदाहरण है साबुन, जैसे सोडियम स्टेरेट। देखिए बच्चों, ये सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है C17H35COONA, इसे कहा जाता है सोडियम स्टेरेट। तो ये इसका उदाहरण है। आगे देखिए, कणों के संगुणन से बनने वाले कण मिसेल कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान देना कि यहाँ पे जो कणों के संगुणन से जो कण बनते हैं, जो बड़ा कण बनता है उसे मिसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल। आगे देखिए, मिसेल का निर्माण विलयन में एक निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है, इसे क्रांतिक मिसेलाइजेशन सांद्रता यानी CMC कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान देना कि जो मिसेल का निर्माण होता है वो एक निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है और उस सांद्रता को CMC के द्वारा डिनोट किया जाता है और CMC का मतलब है क्रांतिक मिसेलाइजेशन सांद्रता। ठीक है, आगे देखिए, भिन्न भिन्न मिसेल के लिए CMC का मान भिन्न भिन्न होता है। और देखिए, भिन्न भिन्न मिसेल के लिए जो CMC का मान है वो भी भिन्न भिन्न होता है। मिसेल एक निश्चित ताप पर बनते हैं जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। देखिए बच्चों, जो मिसेल है उनका निर्माण एक निश्चित ताप पर ही होता है और उस ताप को कहा जाता है क्राफ्ट ताप। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप। चले देखिए, वे अणु जिनमें जल स्नेही व जल विरोधी दोनों सिरे उपस्थित होते हैं मिसेल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये समझने वाला पॉइंट है कि वे अणु जिनमें जल स्नेही भाग भी होता है और जल विरोधी भाग भी होता है, उन्हीं में मिसेल निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। देखिए बच्चों, ध्यान देना, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, साबुन अथवा अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर आयनिक लवण समूह होता है। उदाहरण देखिए, साबुन सोडियम स्टेरेट में C17H35COONA में कार्बन परमाणुओं की एक संतृप्त सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसे पूंछ या टेल कहते हैं और एक आयनिक समूह COONA समूह होता है जिसे सिर यानी हेड कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे साबुन के द्वारा। देखिए, मिसेल को समझने के लिए साबुन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो देखिए, जो साबुन या अपमार्जक होते हैं उनमें देखिए बच्चों, एक तो होती है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक होता है उनमें आयनिक सिरा। देखिए, इसे समझने की कोशिश करना। देखिए, ये हमारा साबुन है C17
H35COONA, ठीक है। देखिए ये साबुन है और इस साबुन का नाम क्या है, सोडियम स्टेरेट। क्या है ये, सोडियम स्टेरेट है। तो देखिए बच्चों इस साबुन का जो ये वाला हाइड्रोकार्बनिक सिरा है, देखिए C17H35 जो ये हाइड्रोकार्बनिक सिरा है, ये हाइड्रोकार्बनिक जो सिरा है इसे कहा जाता है पूंछ, टेल। क्या कहा जाता है, पूंछ या टेल, ठीक है। ये होता है इसका हाइड्रोकार्बनिक सिरा, हाइड्रोकार्बनिक भाग, हाइड्रोकार्बनिक भाग, ये इसका हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है। और देखिए बच्चों जो COONA ये वाला जो भाग होता है ये इसका आयनिक भाग होता है। ये क्या होता है, आयनिक भाग होता है। और इस आयनिक भाग को कहा जाता है सिर, या तो सिर कह सकते हैं या इसे कहा जाता है हेड। क्या कहा जाता है, हेड। तो आपने क्या देखा कि इसकी संरचना के दो भाग हो गए, एक तो हो गया हाइड्रोकार्बनिक भाग और दूसरा हो गया आयनिक भाग। क्लियर है, चले आगे। देखिए साबुन तथा अपमार्जक के इस प्रकार के उपयुक्त संरचना वाले अणुओं का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है, अर्थात यह सिरा जल रागी है। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना कि जो ये आयनिक सिरा है, इन साबुनों का जो आयनिक सिरा होता है, यह आयनिक सिरा क्या होता है, जल रागी होता है। कैसा होता है, जल रागी। ये जल रागी होता है और जल रागी होने के कारण ये जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, आगे देखो। देखिए जबकि शेष अणु सह संयोजक है, अतः अध्रुवीय सिरा अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, यह जल में नहीं घुलता, अर्थात यह सिरा जल विरागी है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, साबुन की संरचना का जो ये हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है, देखिए जो ये हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है, यह हाइड्रोकार्बनिक भाग कैसा होता है, अध्रुवीय। कैसा होता है, अध्रुवीय। और अध्रुवीय होने के कारण ही ये क्या होता है, जल विरागी। कैसा होता है, जल विरागी। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको साबुन की संरचना समझ में आई होगी कि जो साबुन की संरचना होती है, साबुन की संरचना में एक तरफ तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और दूसरी तरफ आयनिक समूह उपस्थित होता है। जो हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला वाला भाग होता है वो अध्रुवीय होता है, जिसे पूंछ या टैल कहा जाता है। ये होता है जल विरागी, यानी ये जल में नहीं घुलता है। जबकि जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग आयनिक भाग होता है, जिसे कि सिर या हेड कहा जाता है। और ये आयनिक भाग ध्रुवीय होता है। ये आयनिक भाग कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। और देखिए ये होता है जल रागी, यानी ये जल में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो देखिए इसकी संरचना के दो भाग हो गए, एक तो जल विरागी भाग और दूसरा जल रागी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, ये सोडियम स्टेरेट की क्या है, संरचना है। ठीक है, सोडियम स्टेरेट यानी C17H35COONA सोडियम स्टेरेट की संरचना है। इस पे O पे तो होता है माइनस और Na पे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, इसकी संरचना का जो ये भाग है, इसकी संरचना का जो ये भाग है, ये भाग होता है हाइड्रोकार्बनिक भाग। कैसा होता है, हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हाइड्रोकार्बनिक भाग है। क्या है, हाइड्रोकार्बनिक भाग। ठीक है, और ये जो हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बनिक भाग अध्रुवीय होता है, या हम ये बोल सकते हैं जल विरागी होता है। कैसा होता है, जल विरागी। और देखिए ये जो भाग है, ये इसका आयनिक भाग होता है। ये कैसा भाग होता है, आयनिक भाग। और देखिए आयनिक भाग कैसा होता है, जल रागी। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, ये तो इसका हो गया जल विरागी भाग। देखिए ये जल विरागी भाग है, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, जल विरागी भाग है, जिसे जल विरागी पूंछ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल विरागी पूंछ। ठीक है, जल विरागी पूंछ। और देखिए ये क्या हो गया, ये इसका जल रागी शीर्ष हो गया। ये इसका क्या हो गया, जल रागी शीर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसकी संरचना को हम इस तरीके से बना सकते हैं भाई, जो ये जल रागी शीर्ष है, यानी जो आयनिक भाग है, इसको तो एक गोले के द्वारा दिखा सकते हैं, और जो जल विरागी पूंछ है उसे इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में दिखा सकते हैं। यानी इसकी संरचना को हम इस तरीके से, देखिए बच्चों यहाँ पे बना रही हूं मैं, देखिए इसकी संरचना को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, साबुन की संरचना को। ठीक है, यानी इस संरचना का मतलब है ये भाग तो प्रदर्शित कर रहा है आयनिक भाग को, और ये जो भाग है, ये पूंछ वाला भाग, ये प्रदर्शित कर रहा है इसके हाइड्रोकार्बनिक भाग को। ठीक है, तो आपको ये साबुन की संरचना यानी सोडियम स्टेरेट की संरचना समझ में आई होगी। इसकी संरचना के दो भाग समझ में आए होंगे, एक तो जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ। ठीक है, चलिए आगे।
अब देखिए इसे RCOO माइनस M प्लस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भाई हमने देखा अभी, भाई इसे इस तरीके से RCOO माइनस M प्लस इसके द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। RCOO माइनस आयन पृष्ठ सतह पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका COO माइनस समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहती है। ठीक है, आगे देखिए, परंतु क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के स्थूल में खिंच आते हैं एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गोले के केंद्र की ओर इंगित होती है तथा COO माइनस भाग यानी जो आयनिक भाग है वो गोले के पृष्ठ पर रहता है और इस प्रकार बना पुंज आयनिक मिसेल कहलाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम सामान्य सांद्रता की या निम्न सांद्रता की बात करें तो देखिए इस तरीके से, देखिए जल में स्टीरेट आयन इस तरीके से होते हैं कि इनका जो आयनिक भाग होता है, देखिए जो आपको इस तरीके से माइनस करके जो आयनिक भाग दिखाया हुआ है, ये आयनिक भाग तो होता है जल के अंदर, और जो इसका हाइड्रोकार्बनिक भाग है, ये जिगजैग फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बनिक भाग है ये होता है जल से दूर। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ होता है, ये हमारे स्टीरेट आयन है और ये जल, ये है हमारा जल। तो ये बात हो रही है निम्न सांद्रता पर। लेकिन यदि CMC पर हम लोग बात करें तो CMC में देखिए क्या होते हैं, बहुत सारे जो साबुन के आयन होते हैं वो खिंचे चले आते हैं और इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बनिक भाग तो होता है अंदर की तरफ। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि मिसेल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बनिक भाग तो होता है अंदर की तरफ और आयनिक भाग होता है बाहर की तरफ, और इस तरीके से आयनिक मिसेल का निर्माण होता है। ये देखिए मिसेल की संरचना है जिसमें क्या है भाई, जो पूंछ वाला भाग है यानी जो हाइड्रोकार्बनिक भाग है वो तो केंद्र की तरफ है, और अगर हम उसकी बात करें आयनिक भाग की, आयनिक भाग क्या है, बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए साबुन की अपमार्जन क्रिया, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। साबुन तथा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया में होता यह है कि जल विरोधी चिकनाई में साबुन या अपमार्जक का जल विरोधी सिरा मिल जाता है। तो देखिए बच्चों क्या कैसे होती है अपमार्जक क्रिया, भाई साबुन तथा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया में क्या होता है, जो जल विरोधी चिकनाई होती है, देखिए बच्चों जो चिकनाई होती है वो जल विरोधी होती है, तो उस चिकनाई में साबुन का या अपमार्जक का जल विरोधी सिरा क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तथा साबुन के अणु संगुणित होकर मिसेल का निर्माण करते हैं और इसी दौरान साबुन के जो अणु है वो मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। जब चिकनाई को हाथ से मसला जाता है तो चिकनाई छोटी छोटी बूंदों के रूप में हट जाती है और जल में आ जाती है। ठीक है, और इस तरीके से देखिए क्या हो जाती है, चिकनाई दूर हो जाती है कपड़े पे से। आगे देखिए, देखिए बच्चों यह समझने की कोशिश करिए, ये मान लीजिए कोई कपड़ा है और किसी कपड़े पे क्या है, ये ग्रीस के दाग लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस कपड़े को धोने के लिए या तो साबुन यूज में लेंगे या अपमार्जक यूज में लेंगे। देखिए क्या होगा, जो यहाँ पे साबुन के जो कण है, देखिए साबुन के जो कण है उनका जो हाइड्रोकार्बनिक भाग है यानी पूंछ वाला भाग है वो इस चिकनाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चिकनाई के अंदर आ गया, चिकनाई का मतलब है जो ग्रीस है उसके अंदर आ गया। भाई हम लोगों को पता है ना साबुन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये तो हो गया आयनिक भाग और ये हो गया हाइड्रोकार्बनिक भाग। तो देखिए जो ये ग्रीस है, ग्रीस के दाग पर क्या हुआ, साबुन के जो हाइड्रोकार्बनिक भाग है वो इसके अंदर की ओर आ गए। ठीक है, और उन्होंने देखिए चिकनाई को चारों तरफ से घेर कर क्या कर लिया, मिसेल का निर्माण कर लिया। और अब जब इस कपड़े को पानी में डालकर रगड़ा जाता है, धोया जाता है, तो मिसेल के रूप में चिकनाई क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, यानी ये होती है साबुन और अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया। तो देखिए पहला डायग्राम क्या बता रहा है, कपड़े पे ग्रीस यानी कपड़े पे कोई ग्रीस का दाग है। दूसरा बता रहा है ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टेरेट आयन, तो ये आपको बता रहा है कि जो ग्रीस की जो ये बूंद है इसके चारों ओर ये जो स्टेरेट आयन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी स्टेरेट आयन का जो हाइड्रोकार्बनिक भाग है वो तो इस ग्रीस के अंदर है और जो आयनिक भाग है वो बाहर की तरफ है। और देखिए तीसरा क्या बता रहा है, स्टेरेट आयनों द्वारा घिरी ग्रीस की बूंद बनी हुई मिसेल। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, इस चिकनाई को, ग्रीस के दाग को चारों तरफ से स्टेरेट आयनों ने घेर लिया और मिसेल का निर्माण हो गया और मिसेल के रूप में चिकनाई क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, आया समझ में।
तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने कोलॉइड के बारे में पढ़ा, कोलॉइडों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा कि किस किस तरीके से कोलॉइडी विलयनों को वर्गीकृत किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने मिसेल निर्माण और साबुन की अपमार्जक क्रिया के बारे में पढ़ा और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।